परागकण। तो सुनो, ये देखो यही पादप है, इसी पादप के परागकण जब इसी पादप की वर्तिका पर गिरेंगे या वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। अब दूसरा होता है परपरागण। परपरागण का मतलब देखो, ये मान लो कोई दूसरा पादप का पुष्प है, भाई ये मैं इधर ले रहा हूँ, क्या कोई दूसरे पादप का पुष्प ले रहा हूँ, और मतलब जाति पादप की सेम ही है, जैसे नीम है तो पादप नीम भी रहेगा, कैसे मटर रहेंगे, ठीक है। अब सुनो, यदि अब क्या हो भाइयों, इस पादप के परागकण, इस पादप पे परागकण यदि इस पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे हम कहेंगे पर परागण। तो सुनो, यहाँ तो हो रहा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और यहाँ जो घटना हो रही है वो कौन सी हो रही है? पर परागण हो रहा है, पर परागण। स्वपरागण और कौन सी घटना हो रही है? पर परागण हो रहा है, एकदम सही बात है। अब सुनो, अब देखना भाई, स्वपरागण के अंदर तो हाँ जो है पादप का एक ही पादप है और उसी पादप के परागकण उसी पादप की वर्तिका पर गिरते हैं, ठीक है। और पर परागण में क्या होगा? हाँ, इस पादप के परागकण इस पादप की वर्तिका पर गिरेंगे तो इसे हम कहेंगे पर परागण, ठीक है। क्या कहेंगे? पर परागण। अब सुनो भाई, स्वपरागण तो ठीक है। अब सुनो, मैं चाहता हूं पादप में पर परागण हो, क्या हो? स्वपरागण नहीं हो, पर परागण हो। मतलब मैं चाहता हूं कि ये परागकण इस पौधे की वर्तिका पर ना गिरे, ये परागकण इस पौधे की वर्तिका पर गिरे। तो भाइयों संभावना तो स्वपरागण की ज्यादा है, क्योंकि इसके परागकण यहाँ पर ज्यादा गिरने की संभावना। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हाँ मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इस पादप में क्या हो भाई, इस पादप में क्या हो, मान लो इस हाँ मुझे मान लो परागकण यहाँ गिराने, क्या करना है? यहाँ गिराने हैं। तो इस पादप के जो जो परागकोश हो गए ना, इनको मैं थैली के द्वारा बांध दूंगा। मेंडल साहब ने ऐसे ही किया था। क्या क्या? हाँ, पादप के जो परागकोश थे नहीं थे, जिसके अंदर परागकण होते हैं, उनको थैली से क्या कर दिया? बांध दिया, जिससे इस पादप के परागकण उस पादप की वर्तिका पर ना गिरकर इस पादप पर कोई दूसरे परागकण आ सके। इस घटना को हम कहते हैं विपूषण। क्या कहते हैं भाइयों? विपूषण। तो जिन विद्यार्थियों ने विपूषण उत्तर दिया है वह एकदम करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। हाँ, रोशन जी वेरी गुड, और कपिल जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मनन जी, हिमांशु जी और हिमांशी जी, सब लोग सही है भाई, ठीक है। विपूषण आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखो, अगला प्रश्न है जीनी प्रारूप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी वाले एकल द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक तैयार किए जा सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिट हैविंग जीनोटाइप्स आर ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। सुनो भाइयों, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, याद करो। मैंने किसी पादप या कोई भी आपको जीनी प्रारूप दे रखा है, मतलब आपको जब कोई जीनी प्रारूप दे दे और आप लोग एक फॉर्मूले की सहायता से युग्मकों की संख्या निकाल सकते हो। बताओ, बी कह रहे हो, 8 कह रहे हो। मेंडल खतरनाक आदमी था। मेंडल भाई खतरनाक आदमी नहीं था, मेंडल बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत महान व्यक्ति थे, हैं, आनुवांशिकता के जनक है भाई मेंडल साहब, हैं, बहुत ही जो है बुद्धिमान कह सकते हो आप लोग, ठीक है। बी कहने वाले वेरी गुड, लक्ष्य जी, लक्ष्मी जी, रचिका जी, कुलदीप जी वेरी गुड भाई, प्रियंका जी वेरी गुड, निखिल जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुनो भाइयों, किसी पादप में आपको जीनी प्रारूप दे रखा है और आप लोगों को निकालनी युग्मकों की संख्या। क्या निकालनी है? युग्मकों की संख्या। तो भाइयों जीनी प्रारूप के द्वारा आप युग्मकों की संख्या कैसे निकालते हो? 2 की पावर n, 2 की पावर n। n का मतलब है यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं या कितने विषम युग्मों की संख्या। n का मतलब क्या भैया? विषम युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी की संख्या जो है वो क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। तो देखो विषम युग्मजी कितने इसमें, देखो भाई कितने, देखो कैपिटल ए स्मॉल में एक विषम युग्मजी, कैपिटल बी स्मॉल बी में एक विषम युग्मजी, कैपिटल सी स्मॉल सी में एक विषम युग्मजी, मतलब कितने हो गए टोटल? 3। तो 2 की पावर कितना होगा? 3। जब 2 की पावर 3 करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर होगा बी। तो बी कहने वाले लोग एकदम सही है भाई। अगला प्रश्न देखो, मंडलीय पुनर्योजन परिणाम सहलगनता का, उत्परिवर्तन का, प्रभावी लक्षण का, स्वतंत्र अपव्यय का। मेडेलियन रीअरेंजमेंट रिजल्ट ऑफ लिंकेज, म्यूटेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर्स और इंडिपेंडेंस। तो भाइयों आप लोगों से पूरा पुनर्योजन का कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या है? भाइयों याद करो, भाइयों मैंने आप लोगों को पुनर्योजन का कारण बताया था, याद करो भाइयों। रिकॉम्बिनेशन का कारण क्या, पुनर्योजन क्यों होता है? सहलगनता के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, प्रभावी लक्षण के कारण और स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण। भाइयों रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन का मतलब समझते हो, हैं? डीएनए के जो आदान प्रदान है, उस आदान प्रदान को हम रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योजन। सुनना भाइयों, किसी भी पादप में रिकॉम्बिनेशन होने का कारण है म्यूटेशन। क्या है भाइयों? म्यूटेशन। कौन है भाई? म्यूटेशन, जिसे आप लोग कहते हो उत्परिवर्तन। सुना है कभी आप लोगों ने उत्परिवर्तन? भाइयों उत्परिवर्तन से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। उत्परिवर्तन का मतलब जीन की जीनी संरचना में होने वाला अचानक और यादृच्छिक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो जीन की जीनी संरचना में अचानक यादृच्छिक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा।
और इस उत्परिवर्तन की खोज करने का श्रेय जाता है वो हुगो डी व्रीज को जाता है। आप लोगों ने सुना होगा भाई मेंडल के नियमों के पुनः खोज करता 3 थे, इरिक शेरमैक, हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस। तो उनमें ही एक हुगो डी व्रीज साहब थे जिन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की खोज की थी। आप लोगों ने सुना होगा उत्परिवर्तन दो प्रकार का, बिंदु उत्परिवर्तन और फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन। सुना होगा भाई बंधुओं। बिंदु उत्परिवर्तन में तो हाँ एक नाइट्रोजन क्षारक का दूसरे नाइट्रोजन क्षारक से क्या होगा प्रतिस्थापन, प्यूरिन का प्यूरिन से, प्यूरिन का पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से। फ्रेमशिफ्ट में क्या होता है, इसमें या तो डिलेशन होता है या तो हटता है या कोई नया टुकड़ा जुड़ता है। ठीक है, तो भाइयों इसका आंसर क्या होगा, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लिंक गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, टर्नल सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स। भाइयों आप लोगों से जो है आप लोगों को कुछ बीमारियां दे रखी हैं और इन बीमारियों में आप लोगों से पूछा गया कि इनमें से कौन सी बीमारी लिंग गुणसूत्रों से या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड या संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज लिंग गुणसूत्रों से संबंधित नहीं है। जल्दी बता दो, अभी तक किसी विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं आया है। हिमांशी जी बी नहीं होगा इसका आंसर, सी भी नहीं होगा, सी कहने वाले गलत है। रोहित जी का आंसर एकदम करेक्ट आया भाई, डी कहने वाला विद्यार्थी एकदम सही है भाई। भाई सी वाले गलत हो, डी सही होगा। इधर देखो लिंग गुणसूत्र, इधर देखो भाई टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है बताओ तो। भाई आप लोगों ने सुना होगा टर्नल सिंड्रोम किसमें होता है, महिलाओं में होता है। और इसमें क्या होता है, एक एक्स की कमी होती है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी, एक्स की कमी। तो भाई सीधी सी बात है एक्स गुणसूत्र कौन है, लिंग गुणसूत्र है ना, तो ये बीमारी लिंग गुणसूत्र संबंधित है। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में एक एक्स की होती है अधिकता, एक एक्स की क्या होती है अधिकता। आप लोगों ने सुना होगा क्लाइनफेल्टर किसमें होता है, पुरुषों में। तो एक्स गुणसूत्र भी किससे संबंधित है, लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। हीमोफीलिया, अरे हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, हीमोफीलिया एक्स सहलगन अप्रभावी रोग है, एक्स सहलगन अप्रभावी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है भाई। मतलब एक्स सहलगन क्या है, अप्रभावी रोग है। मतलब हीमोफीलिया रोग फैलाने वाली जीन भी कहाँ मिलेगी, एक्स गुणसूत्रों पर मिलेगी। अरे डाउन सिंड्रोम, अरे भाई याद हो करो इसे, इसे हम मंगोलिज्म कहते हैं। क्या होता है इस बीमारी में, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। किसकी पुनरावृत्ति, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। और भाइयों आप लोगों ने सुना होगा एक्स एक्स और एक्स वाई छोड़कर बाकी सभी गुणसूत्र क्या होते हैं, अलिंग होते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन से, पुरुषों में होते हैं एक्स वाई, महिलाओं में 2 एक्स होते हैं लिंग गुणसूत्र, ध्यान रखना भाई। तो लिंग गुणसूत्र कौन होता है, एक्स और वाई होता है, ध्यान रखना। तो भाइयों देखो ये तीनों ऊपर वाली जो बीमारियां हैं वो एक्स गुणसूत्र से संबंधित है, लेकिन ये डाउन में किससे, 21वें गुणसूत्र। मतलब 21वां कौन सा है भाई, ये ऑटोसोम है, अलिंग गुणसूत्र है। कभी सुना होगा डाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और जन्निक विकास रुक जाता है, जिससे व्यक्ति बोना, व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का, व्यक्ति जो है भांज हो जाता है। किस बीमारी में, डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों से संबंधित ना होकर अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित है। कोई नहीं हनुमान जी, ठीक है, जब जगो तब सवेरा है। ठीक है, चलो आगे देखो। मेंडल का पृथक्करण का नियम किसके संबंध में लागू होता है, केवल द्विव संकरण में, केवल एक संकर संकरण में, द्विव संकर संकरण किंतु एक संकर संकरण में नहीं, द्विव संकर व एक संकर दोनों में। टू व्हाट डज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई, ओनली डाइहाइब्रिड क्रॉस, ओनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड बट नॉट मोनोहाइब्रिड, बोथ डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड्स। भाइयों आप लोगों से पूछा है टू व्हाट डज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई। भाइयों याद करो सेग्रीगेशन का नियम या पृथक्करण का नियम याद करो। पृथक्करण के नियम को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, क्या हिंट दे रहा हूं, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं और इस नियम का दुनिया में कोई अपवाद नहीं है, आपको मालूम होगा। इसलिए इस नियम को हम लोग यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ या सार्वभौमिक नियम। हाँ भाई जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है क्या कहता है, ये कहता है हाँ युग्मक निर्माण के पश्चात प्रत्येक लक्षण क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। युग्मक निर्माण के पश्चात प्रत्येक लक्षण पृथक हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F2PD में कौन आता है, बोना आता है ना, आता है ना। F1PD में तो सभी लंबे आते हैं, फिर हम F1PD का क्रॉस F1PD के साथ करवाते हैं तो अगली पीढ़ी में बोना आ गया, इसका मतलब लक्षण पृथक हुआ है, बोना अलग हुआ है। इसी प्रकार देखो हाँ गोल और, याद है गोल और पीलो का क्रॉस झुरीदार व हरों के बीच में करवाते हैं तो एक आपने देखा होगा झुरीदार और हरा कलर आता है, आता नहीं आता है। इसका मतलब पृथक्करण का नियम दुनिया की कोई भी क्रॉस हो भाई,
कोई भी क्रॉस हो, एक संकर संकरण, द्विव संकर संकरण, बहु संकर संकरण, सब जगह अप्लाई होगा भाई। ठीक है, ये कहीं ऐसी जगह नहीं होगा जहां अप्लाई नहीं होगा भाई, ये तो सब जगह अप्लाई होगा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर क्रॉस इन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर संकर विल बी। हाँ भाई, पेन चलाना पड़ेगा भाई, पेन चलाओगे तभी उत्तर आएगा। मैं चलाऊ पेन, इधर देखो, देखो भाई, कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। पहले तो आप लोग इसके क्या बनाओगे भाई, युग्मक बनाओ। अरे युग्मक बनाओ पहले, ऐसे सीधे क्रॉस कैसे कर लोगे तुम लोग। तो इसमें दो युग्मक बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी, हाँ कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके। एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल टी। कोई सीधा ही क्रॉस करवा रहा है क्या। और इसमें भी दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी सॉरी कैपिटल आर स्मॉल टी बनेगा। ठीक है भाई, ओके। अब क्रॉस करवा लो। हाँ भाई, अब तुम क्या कर लो, क्रॉस करवा लो। इधर करा दो साइड में, और तुम करा रहे हो क्या, कराओ जल्दी कराओ भाई, कराना चाहो तो आप। कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल टी, ठीक है। फिर है कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी, ठीक है, ओके। इधर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, इधर कैपिटल टी हो गया। फिर बाद में कैपिटल टी, दो बार ये कैपिटल टी, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख, सॉरी सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर बाद में कैपिटल आर, ओके। फिर इधर देखो तो कैपिटल आर स्मॉल टी। अब देखो भाई, मैं मान लेता हूं, किस क्या मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं, ये होगा कैसा, लंबा और गोल, लंबा और गोल, राउंड गोल मान लेता हूं। ये भी क्या होगा, लंबा और गोल, और ये भी क्या होगा बोलो, ये भी क्या होगा बोलो, लंबा और गोल। लेकिन ये कैसा होगा भाई, ये देखो आर कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर है तो मतलब क्या होगा, गोल होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, बोनो होगा। तो देखो इधर देखो, तीन पादों तो लंबे गोल आए, एक दो तीन, तीन आए लंबे गोले, और एक आया गोल और बोना, एक आया गोल और बोना। तो भाई आंसर क्या रहेगा, 3:1। बहुत सिंपल था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण संकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रॉस। भाई ये तो बहुत फेमस प्रश्न है भाइयों, बहुत बार करा चुका हूं मैं आप लोगों को, कि टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस क्या होता है। कई बार हिंदी में आता है परीक्षणार्थ क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो भाइयों बहुत सिंपल प्रश्न है, क्या है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जो आपकी F1PD का जनक है उसका क्रॉस आप लोग किसके साथ कराओगे, अप्रभावी जनक के साथ कराओगे। सुनना भाइयों, टेस्ट क्रॉस का मतलब है F1PD के जनक का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। सुनो इधर देखो, जैसे आप क्या लेते हो भाई, एक शुद्ध लंबा लेते हो और उसका क्रॉस शुद्ध बोने के साथ करवाते हो। शुद्ध लंबा कैपिटल टी, शुद्ध बोना स्मॉल टी, इन दोनों को कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या होगा, ये होगा अशुद्ध लंबा, लेकिन ये जनक कौन सा भाई, ये अशुद्ध लंबा है, इसका मतलब पीडी कौन सी, F1PD। इसका मतलब लंबा लक्षण प्रकट हुआ, लंबा क्या होगा, ये वाला होगा प्रभावी, और ये बोना वाला क्या होगा, अप्रभावी। अब आपको क्या करवाना भाइयों, टेस्ट में F1PD के जनक का अप्रभावी, F1PD कौन, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, किसके साथ, अप्रभावी जनक, अप्रभावी कौन, स्मॉल टी। तो ढूंढो आंसर कहां गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, आंसर हो गया बी। किसने कहा है बी,
हाँ, मनीष जी, नरेश जी, गौतम जी, प्रियांशु जी, अमित जी, वेरी गुड भाई। रचना जी वेरी गुड, साक्षी जी, हिमांशु जी, विजय जी, जेडी जानी साहब, विजय दयाल जी, कमलेश जी, सुदर्शन जी, रूप सिंह जी, विकास जी, प्रकाश जी, रमेश, सुरेश, महेश हैं। हाँ, चलो भाई अगला प्रश्न देखो, आनुवांशिक गुणों का पुनर्संयोजन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा, निषेचन के द्वारा और असूत्री विभाजन के द्वारा। What process result in the recombination of genetic characters? Meiosis, mitosis, fertilization और mitotic division। भाइयों आनुवांशिक गुणों का पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन देखो तो कौन होता है भाई? अरे पुनर्योजन कहाँ होता है बताओ भाई। भाइयों याद करो तुम लोग, प्रोपेज फर्स्ट की 5 उपावस्थाएं हैं, आपको मालूम है? उन्हीं 5 उपावस्थाओं में एक ऐसी उपावस्था है वहां क्या होता है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन होता है, याद करो तुम लोग। तो प्रोपेज की 5 उपावस्थाएं किसकी होती है? अर्धसूत्री की नहीं होती क्या? अरे मियोसिस की नहीं होती है क्या भाई? किसकी होती है? मियोसिस की होती हैं? तो मियोसिस के अंदर ही क्या होता है भैया? गुणसूत्रों की संख्या आधी और डीएनए मतलब आनुवांशिक भिन्नताएं पैदा होती है। तो आनुवांशिक भिन्नताएं किसके कारण? हाँ, डीएनए रिकॉम्बिनेशन के कारण। ध्यान रखना, जीवों में जो आनुवांशिक भिन्नताएं आती नहीं आती है, नए लक्षणों का समावेश होता कि नहीं होता, ये किसके कारण? डीएनए रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन के कारण। तो भाइयों आंसर रहेगा अर्धसूत्री विभाजन। अगला देखो, द्विव संकर संकरण की F2 संतति में समलक्षणी के प्रकट कितने? ये तो सीधे याद रखना भाइयों कि द्विव संकर संकरण क्रॉस में F2 पीढ़ी में समलक्षणी कितने आएंगे भाई? 4 लक्षण आएंगे, सीधा याद रखना भाई, ठीक है। अगला देखो, लो भाई अब देखो, ये प्रश्न तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बहुत सिंपल सा है। क्या पहले प्रश्न पढ़ते हैं। एक क्रॉस जो दो सत्य परिणित लाइनों, एक गहरे नीले फूलों के साथ एक चमकदार सफेद फूलों के साथ के मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग की F1 संतति पैदा होती है। और जब इस F1 संतति को स्वपरागित करा था तो गहरे नीले रंग के फूल हल्के नीले रंग के फूल तथा सफेद रंग के फूल के लिए 1:2:1 में पाए जाते हैं। इस परिणामों के लिए क्या आनुवांशिक घटना तर्कसंगत है? ए क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, वन विथ डार्क ब्लू कलर एंड वन विथ ब्राइट व्हाइट fruits produce light blue F1 progeny when these F1 progeny are self-pollination pollinated plant with dark blue flower, light blue flower and white flowers are found in the ratio 1:2:1. What genetic phenomena is responsible for these result? भाइयों प्रश्न भले ही बड़े हो लेकिन इसमें केवल एक ही चीज ढूंढनी है। क्या? यदि ये आप लोगों को मालूम है 1:2:1, जैसे इसमें 2 हिंट दे रखे हैं। वैसे तो इस प्रश्न में आपको 2 हिंट दे रखे हैं पहचानने के, लेकिन मैं एक हिंट से भी पहचान सका हूं। कैसे? मेरे को 1:2 बताओ तो किस घटना का जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2:1 आता? बताओ भाइयों, एक ही तो घटना है जिसका अनुपात 1:2:1 आता है। याद करो यार भाइयों, याद करो। और दूसरा देखो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस किसके बीच में करवा रहे हैं और संतति कैसी आ रही? देखो क्या कर रहे हैं, सफेद फूलों का क्रॉस, हाँ सॉरी, हाँ क्या कर रहे हैं भाइयों, हाँ एक गहरे नीले फूलों के साथ एक चमकदार सफेद फूलों का, मतलब गहरे नीलों का क्रॉस सफेद के साथ करवाया जाता है। हल्के नीले आते हैं मतलब दोनों का मिक्सचर आ गया। देखो देखो 2 हिंट है। देखो पहला हिंट तो 1:2:1 है। दूसरा हिंट क्या? देखो दूसरा हिंट क्या है, गहरे नीले फूल जो है, नीले का क्रॉस जो है किसके साथ? सफेद फलों के साथ, सफेद फलों के साथ। और आ कैसा रहा है? आ कैसा रहा है भाई? तो F1 पेडी में हाँ करवाने पर हल्के नीले आ रहे हैं, हल्के नीले आ रहे हैं। देखो हल्के नीले, हल्के नीले, इस इधर देखो हल्के नीले। देखो गहरे नीले से क्या हो गया? हल्का नीला हो गया, मतलब गहरे के अंदर सफेद के गुण आ गए थोड़े। समझ में आ रहा? मतलब गहरा और सफेद दोनों मिक्स हो गया। और भाइयों दोनों मिक्स कहाँ होते हैं? अपूर्ण प्रभाविता में। देखो भाई 2 लक्षणों का मिक्सचर अपूर्ण प्रभाविता में, 1:2:1 अनुपात अपूर्ण प्रभाविता में। एकदम सही कहा, मीराबिले सिलापा स्नैपड्रैगन के पादप में होता है। तो भाइयों इसमें जो घटना होगी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होगी। भाई क्या होगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या अपूर्ण प्रभाविता कह सकते हो आप लोग। अगली घटना देखो, यदि ये गुण जो कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, हाँ, इफ ए करेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय द साइटोप्लाज्म देन संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी, संतान नर जनक से मिलती जुलती होगी।
इसमें F1 संतति में 3:1 अनुपात में पृथक होगा, इनमें एक संतति 5:1 अनुपात में पृथक होगी। द प्रोजेंसी द प्रोजेनी फीमेल विल बी सिमिलर टू द पेरेंट्स, द प्रोजेनी विल बी सिमिलर टू द मेल पेरेंट्स if will surrogate in the F1 progeny in the ratio 3:1, if will surrogate in the F1 progeny in the ratio 5:1। बहुत सिंपल है यार भाइयों। कोशिका द्रव्य की वंशानुगति याद करो तुम लोग, कोशिका द्रव्य की वंशानुगति। सुनो भाई इधर देखो भाइयों, यदि आप लोगों ने कभी निषेचन की परिभाषा को सही ढंग से पढ़ा ना तो इस प्रश्न का तुम उत्तर दे पाओगे। सुनो, यदि तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा है शुक्राणु व अंडाणुओं का शल्य निषेचन कहलाता है तो उस परिभाषा तो प्रश्न उत्तर आने वाला है नहीं भाइयों। निषेचन में क्या होता है, इधर देखो, निषेचन में देखो ये शुक्राणु है, स्पर्म है, ये मान लो शुक्राणु है, और ये मान लो कौन है भाइयों, अंडाणु है। कौन है, अंडाणु है। क्या है भाइयों, अंडाणु। सही बात है। अब देखो होता क्या आपको मालूम है, शुक्राणु का केंद्रक जो है वो अंडाणु के केंद्रक के साथ मिलता है। भाई देखो ये है ना केंद्रक, ये केंद्रक किसका है भाई, ये केंद्रक मान लो किसका है, शुक्राणु का है, और ये अंदर जो केंद्रक है वो किसका है भाई, अंडाणु का है। तो क्या हुआ भाई, इधर देखो हुआ क्या, देखो शुक्राणु व अंडाणु के केंद्र का संलयन हुआ। मतलब देखो केंद्र किसके काम है, निषेचन में केंद्र किसके काम आते हैं, मतलब नर का केंद्रक और मादा का केंद्रक। कोशिका द्रव्य किसका काम आ रहा है, माता का नहीं आ रहा है क्या भाई। यहाँ कोशिका द्रव्य किसका है, ये कोशिका द्रव्य किसका है भाई, माता का है ना। तो आप लोगों ने सामान्य देखा होगा एक बच्चे में माँ के गुण ज्यादा रहते हैं, एक बच्चे में माँ के गुणों के आने की संभावना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि माँ का केंद्रक भी भाग ले रहा है और माँ का कोशिका द्रव्य भी भाग ले रहा है, बापू का तो केवल केंद्रक भाग ले रहा है। तो भाइयों कोशिका द्रव्य की वंशानुगति के अंदर हमेशा एक बच्चे में माँ के गुण आने की संभावना ज्यादा, संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी। बस पहला ही आपको आंसर देना है, ठीक है। द प्रोजेंसी द प्रोजेनी फीमेल विल बी सिमिलर टू द पेरेंट। बस अगला प्रश्न देखो, निमेटोडा में सबसे मान्य लिंग निर्धारण का तरीका है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन नेमेटोड्स इज XX XX XO XX XY XY XO XY। भाइयों निमेटोड्स क्या है, कीट हैं, कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, उससे आप लोग उत्तर निकाल लोगे। भाइयों यहाँ आप लोगों को पता लगाना है कि कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण मिलेगा। बता सकते हो क्या, कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण मिलेगा। पापा का रोल भाई, ऐसे तो मम्मी पापा का दोनों का रोल बराबर है भाई, लेकिन निषेचन के अंदर माता का रोल ज्यादा होता है, ठीक है। बी कह रहे हो, XXXY, वेरी गुड भाई, बी कहने वाले लोग। हाँ भाई धर्मेंद्र जी, लक्ष्मी जी, कल्पना जी, विकास जी, दीपक जी, अजय जी, हाँ शिल्पा जी, लक्ष्य जी, विजय जी, हाँ भाई टीके साहब, अभी मीना, लक्ष्मी जी, वेरी गुड भाई। भाइयों कीटों में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसा होता है, XXXXO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ये तो सीधा याद रखना पड़ेगा भाई। देखो भाइयों हाँ अगला चलो, एक युग्म में निम्नलिखित में से कौन होता है, एक जीन के दो एलील, जीन का केवल एक एलील, एक जीन के सभी एलील, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग % in a gamete both the allele of a gene, only one allele of the gamete, all alleles of a gene or none of the above। भाई एक युग्मक में क्या मिलेंगे, एक जीन के दो एलील मिलेंगे, जीन का केवल एक एलील मिलेगा, एक जीन के सभी एलील मिलेंगे। भाइयों हमेशा ध्यान रखना एक युग्मक के अंदर जीन का केवल क्या होता है, एक एलील मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आंसर आपको याद रखना है, वो सीधा याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, मैंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब मैंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन वर्ण जुड़े हो, द करेक्टर आर कनेक्टेड, माता पिता शुद्ध प्रजनन हो, पेरेंट्स आर प्योर ब्लड, और F1 मोनोहाइब्रिड अनुपात दो प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता हो, F1 मोनोहाइब्रिड रेशियो सो टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, विपरीत पात्रों की पहली जोड़ी अन्य जोड़ियों पर निर्भर हो, द फर्स्ट पेरेंट ऑफ अपोज्ड करेक्टर इज डिपेंड ऑन द अदर पेरेंट्स या अदर पेयर्स। भाइयों मेंडल के नियम कब लागू होते हैं बताओ तो। भाइयों मेंडल का पहले नियम के पहले दो शब्द ही इसका उत्तर देते हैं। किसके, मेंडल का पहला नियम के पहले दो शब्द जल्दी से ढूंढो। पहले दो शब्द यदि आप लोगों को मालूम है तो मेंडल के नियम आपको मालूम चल जाएगा। क्या है मेंडल के पहले दो नियम बताओ तो। अरे पहले दो शब्द बताओ क्या है, प्रभाविता के नियम का
पहला शब्द क्या है, पहले दो शब्द ही इसका उत्तर है। क्या, जब दो शुद्ध जनकों के मध्य निश्चेषण करवाया जाता है तो F1PD में वही लक्षण प्रकट होते जो प्रभावी हो। मतलब अप्रभावी लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता है। भाई मेंडल का पहला नियम क्या कहता है, जब दो शुद्ध जनकों के मध्य निश्चेषण करवाया जाता है तो F1PD में वे लक्षण प्रकट होते जो प्रभावी हो, अप्रभावी लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होगा। मतलब माता पिता दोनों क्या होने चाहिए, शुद्ध प्रजनन वाले होने चाहिए। लंबे तो शुद्ध लंबे, बोने तो शुद्ध बोने। लंबों में बोनों का लक्षण नहीं, बोनों में लंबों का लक्षण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो तो, एक शुद्ध लंबे एवं एक शुद्ध बोने पादप के क्रॉस से प्राप्त संततियों का स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बोनों का अनुपात क्या होगा। What will be the ratio of pure tall and pure dwarf in if the progeny obtained from the cross of a pure tall and pure dwarf plant are self pollinated। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या उत्तर होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं करूं, फैन चलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक शुद्ध लंबे व एक शुद्ध बोने पादप के क्रॉस से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बोनों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा भाइयों, हाँ एक शुद्ध लंबा है एक शुद्ध बोना है, इनके क्रॉस करवाने से प्राप्त संततियों का स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराना है। इधर देखो भाइयों, शुद्ध लंबा है और शुद्ध बोना है। क्या है, शुद्ध बोना है। शुद्ध लंबा क्या होता बोलो, कैपिटल टी, और शुद्ध बोना कितना होता भाई, स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या आएगा F1PD, और F1PD में क्या आएगा, अशुद्ध लंबा आएगा, या अशुद्ध लंबा या संग्रहित लंबा। अब क्या कह रहा है, F1PD में जो प्राप्त हो रहा है ना, प्राप्त संतति का स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने कितने। सुनो, अब ये क्या कह रहा है, आपको अब स्वपरागण कराना पड़ेगा। मतलब F1PD के जनक का क्रॉस F1PD के जनक के साथ। तो भाई सारणी बनाओ सीधी, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इधर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी। अब सुनो, ये कैसा भाई, शुद्ध लंबा, और ये अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, और ये शुद्ध बोना। अब पूछा क्या आप लोगों से, क्या पूछा, शुद्ध लंबे व शुद्ध बोनों का अनुपात। शुद्ध लंबा एक और शुद्ध बोना भी एक, तो अनुपात कितना हो गया, 1:1। वेरी गुड अमीर जी, आपका आंसर एकदम सही है। प्रियंका जी आपका भी उत्तर सही है। भाई इन्होंने जो ए अनुपात दिया है 1:1, उनका उत्तर सही है। भाई आपको यहाँ पूरी सारणी का अनुपात नहीं पूछा है, आपको अनुपात किसका पूछा है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों का पूछा है, पूरी सारणी का नहीं पूछा भाई। बहुत सारे विद्यार्थी 3:1 कह रहे, क्यों पूरी सारणी का क्यों निकाल रहे हो रे, हैं कितनी गंदी बात है भाई। जो पूछा है वो उत्तर दो, हैं आप पूरी सारणी का निकालने बैठ गए हैं, आवश्यकता ही नहीं पूरी सारणी की। वो तो पूछ रहा है शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने कितने हैं। हाँ चलो भाई अगला प्रश्न देखो, वर्णांध लड़की तब पैदा होगी जब, हाँ इवन ए कलर ब्लाइंड गर्ल्स विल बी बोर्न वाइल पिता वर्णांध व माता सामान्य, फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज नॉर्मल। माता वर्णांध व पिता सामान्य, मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल। माता वाहक पिता सामान्य, मदर कैरियर एंड फादर शुड बी नॉर्मल। माता वाहक पिता वर्णांध, मदर कैरियर एंड फादर आर कलर ब्लाइंड। बहुत सिंपल है यार। वर्णांता कैसी बीमारी बताओ तो भाई, भाइयों वर्णांता कैसी बीमारी है, एक्स सहलगन अप्रभावी। सुनो इधर देखो, एक नर होता है एक नारी होती है भाई। नर जो होता है वो XY होता है, नारी जो होती है वो XX होती है। अभी इन्हीं X गुणसूत्रों पर कोई जीन नहीं है, तो सीधी सी बात है दोनों ही नर नारी क्या है, सामान्य। अब सुनो, नर के एक X गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड की जीन लगा दूं तो ये नर बन जाएगा रोगी,
और महिला में दो कंडीशन बनेगी, एक तो केवल एक एक्स गुणसूत्र पर जीन हो, एक दोनों एक्स गुणसूत्र पर क्या हो, जीन हो। तो ऐसी स्थिति में ये तो नारी क्या होगी, वाहक होगी, और ये नारी क्या होगी, रोगी होगी। और ध्यान रखना, जो महिला रोगी होती है उसको खुद को रोग नहीं होता, वो अगली पीढ़ी में फैलाती है, और जो महिला रोगी होती है उसको खुद को भी रोग होता है और वो अगली पीढ़ी में फैलाती है। इसलिए जो रोगी महिला होती है वो वाहक होती है, लेकिन वाहक महिला रोगी नहीं होती। ठीक है। अब सुनो, हमें क्या करना भाइयों, हाँ, हमें एक वर्णांध लड़की को पैदा करना है। अब देखो, आप खुद देखो ना, वर्णांध जो है लड़की कब पैदा होगी। सुनो तो देखो, दोनों नॉर्मल तो नहीं हो सकती है। अरे दोनों नॉर्मल तो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब सुनो तो देखो, यहां से वर्णांध लड़की कब आएगी, वर्णांध लड़की तब आएगी जब एक्स सी प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो देखो इधर देखना भाई, मैं यदि पिता को नॉर्मल रख रहा हूं, इधर देखना, पिता को नॉर्मल रख रहा हूं और माता को मैं एक बार क्या कर रहा हूं, रोगी और वाहक दोनों मान रहा हूं। सुनना भाई, महिला का निर्माण या एक बच्ची का निर्माण कैसे होगा, माता का भी एक्स और पिता का भी एक्स। अब सुनो, यदि नर नॉर्मल है और माता क्या है भाइयों, वाहक है, तो नर से तो एक्स देगा, वो सामान्य देगा, मतलब एक्स सामान्य आएगा, और माता से आएगा तो वो क्या होगा, एक्स सी होगा। मतलब ऐसी स्थिति में तो महिला जो है हमेशा क्या होगी, वाहक होगी, रोगी नहीं हो सकती। सुनना, पिता पिता क्या हो भाइयों, सामान्य, और माता भली रोगी हो, भली माता क्या हो, वाहक हो। ऐसी स्थिति में पुत्री रोगी नहीं आ सकती भाई, पुत्री आएगी तो वाहक आ सकती है, रोगी तो नहीं आ सकती है। अब पिता को रोगी बनाता हूं। सुनो, पिता रोगी है, ओके, माता वाहक है, तो हो सकता है भाई माता के से भी एक्स और पिता से भी एक्स। तो मान लो माता, हाँ, पिता का ये एक्स आ जाए और माता का ये एक्स आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। मतलब पिता रोगी और माता वाहक, पिता रोगी और माता वाहक, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है भाई, वर्णान लड़की आ सकती है। और यदि माता भी रोगी हो और पिता भी रोगी हो, भाई अब सुनना, माता और पिता दोनों ही रोगी हो तो हमेशा ध्यान रखना 100% रोग आएगा। इसलिए ऐसा ऑप्शन कभी नहीं देगा माता पिता दोनों रोगी, दे रखा है ऐसा ऑप्शन कोई। हाँ, पहले एक बार देखते हैं प्रश्न का। सुनो, पिता वर्णांत व माता सामान्य, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं भाई। पिता वर्णांत हो जाए, माता सामान्य हो जाए तो एक एक्स ही आएगा, तो वाहक हो सकती है, रोगी नहीं हो सकती, पहला गलत। दूसरा क्या, माता वर्णांत पिता सामान्य, तो भी संभव नहीं भाई, माता वर्णांत पिता सामान्य तब भी संभव नहीं, माता वाहक पिता सामान्य तब भी संभव नहीं, और माता पिता दोनों ही वर्णांत हो। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है? बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, इसको हटाकर क्या देना था, मतलब आपको आंसर ये देना होता था, मतलब एक ऑप्शन ऐसा देना होता था, क्या, कौन सा, कि पिता क्या हो, रोगी हो, और माता क्या हो, वाहक हो, तो और भी मजा आता। ठीक है, ये तो माता पिता दोनों को रोगी करा, तो सीधी सी बात, आने वाले 100% बच्चे रोगी होंगे भाई। लालो, आपको तो सिंपल ध्यान रखना है, यदि भाई सीधी सोचो आप लोग, माता और पिता दोनों रोगी है तो बच्चे क्या स्वस्थ आ सकते हैं क्या, संभव ही नहीं है यार। दुनिया की कोई भी ताकत है, वर्मा जी अवतार ले ले तो भी संभव नहीं है, सीधी सी बात है, यदि आनुवांशिक रोग है तो। ठीक है। चलो आगे, एक जीन एक एंजाइम संबंध सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, इन विच ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट स्टेबलाइज्ड, साल्मोनेला टाइफूरियम, ई कोलाई, डिप्लोकोकस निमोनी, न्यूरोस्पोरा। भाइयों याद करो, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, बीडल व टाटम में, पता आप लोगों को, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, बीडल और टाटम ने। और आपको मालूम होगा ये सिद्धांत क्या कहता है, आपको मालूम है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी, प्लीज क्या बोल रहे हो, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्स, मजबूत हड्डी, ये वाली जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत है भाई। ठीक है, मैंडिबल। ठीक है, चलो अब देखो, इधर देखो, सुनना भाई, देखो, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत में बीटल व टाटल साहब ने क्या कहा, जिस प्रकार से एक एंजाइम जो है एक निश्चित कार्य को संपन्न करती है, इसी प्रकार एक जीन भी एक निश्चित लक्षण का क्या करती है, नियंत्रण करती है। एक जीन एक से अधिक जीनों का नियंत्रण नहीं करती है। और यह सिद्धांत बीडल व टाटल ने दिया किस पर प्रयोग करते हुए, न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग करते हुए। इसलिए भाइयों आप लोगों ने सुना होगा, न्यूरोस्पोरा को हम पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं, मालूम है, न्यूरोस्पोरा को हम पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला, क्योंकि सर्वाधिक आनुवांशिक शोध जो है किस पर हुए, न्यूरोस्पोरा पर हुए थे, इसलिए आपको आंसर देना है न्यूरोस्पोरा। अगला प्रश्न देखो, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, पॉइंट म्यूटेशन अकर्स इन डुप्लीकेशन, डिलेशन, इंसरेशन और चेंज इन वन बेस पेयर। भाइयों आपको पूछा है पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में, सोचकर उत्तर दो भाई, हवाबाजी मत करो, सीधी सी बात है, सोच कर उत्तर दोगे तभी उत्तर सही आएगा, सीधी हवाबाजी करोगे तो उत्तर सही नहीं आएगा लाल लालियों। तो सोचो समझो और फिर उत्तर दो।
सोचकर सोचो, गाड़ियों पर लिखा होता है सोचकर सोचो, 7 किया जाएगा। उनकी बात तो सही है, 7 तो कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ए भाई बंधुओं, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है लालों? बिंदु उत्परिवर्तन में एक नाइट्रोजन क्षारक का दूसरे नाइट्रोजन क्षारक से प्रतिस्थापन, प्यूरिन प्रतिस्थापन प्यूरिन से, पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडिन से। तो सीधी सी बात है, एक क्षारक युग्म में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है यार। हैं, ये डुप्लीकेशन, रिलेशन, इंजेक्शन, ये सारे किस में होते हैं भाई? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होते हैं, ध्यान रखना, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में होते हैं। अगली घटना देखो, आओ हो, कैट क्राई सिंड्रोम है। कैट क्राई सिंड्रोम इज एक्स क्रोमोसोम के खंड की हानि के कारण, ड्यू टू लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फिफ्थ क्रोमोसोम या फिफ्थ क्रोमोसोम के खंड की हानि के कारण, ड्यू टू लूज ऑफ सेगमेंट ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के खंड की हानि के कारण, ड्यू टू लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबाउ, नन ऑफ द अबाउ। तो भाई आंसर क्या होगा? कैट क्राई बीमारी सुनिए भाई, भाइयों आप लोगों ने सुना होगा, ये गुणसूत्रीय विकार है, गैर मंडलीय विकार है, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, जिन बच्चों को कैट क्राई सिंड्रोम होता है बाल्यावस्था में पता चल जाता है। कैसे मास्टर? ये जब बच्चा पैदा होगा और बच्चा जब रोएगा ना तो बिल्लियों जैसी आवाज आएगी, म्याऊ म्याऊ करेगा बच्चा। क्या करेगा? म्याऊ म्याऊ करेगा। अरे ये बच्चा म्याऊ म्याऊ क्यों कर रहा है आपको मालूम है? बच्चा म्याऊ म्याऊ इसलिए कर रहा है क्योंकि बच्चे की जो 5 गुणसूत्र है कि नहीं है, उसकी आदि भुजा का क्या हो गया? विलोपन। इधर देखो, देखो भाई, एक पूरा गुणसूत्र ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। इधर देखो भाई, ये पूरा एक गुणसूत्र है भाइयों, एक सिस्टर क्रोमेटिन और ये सिस्टर क्रोमेटिन। अब सुनो, कैट क्राई सिंड्रोम में क्या होता है? बच्चा मियाँ मियाँ इसलिए करता है क्योंकि 5वां गुणसूत्र जो है उसकी आदि भुजा का क्या हो गया? विलोपन हो गया। आदि भुजा टूट कर क्या हो गई? अलग हो गई, और बच्चा क्या करना शुरू कर दिया? म्याऊ म्याऊ। आगे प्रश्न देखो। हाँ भाई, अगला लो प्रश्न आ गया। लो भाई, एक संकर संकरण में जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बोने पौधों का निषेचन करवाया जाता है तो F1PD में कौन सी संतति प्राप्त होगी? हाँ, इन ए हाइब्रिड क्रॉस व्हेन ए प्योर टॉल plants and a pure dwarf plants are fertilized, which progeny will be obtained in the F1 generation? Pure tall plants, impure tall plants, pure dwarf plants, impure dwarf plants। बहुत सिंपल है यार, हैं? हमारे यहाँ कहते हैं मेरी आडी उतरी। कौन सी आडी उतर गई तुम्हारे भाई? हैं? ये कौन आडिया उतार रहा है रे? हैं? कौन ये भयानक प्राणी है? भरत जी, क्या हुआ आप लोगों को? कुलदीप जी भी कह रहे हैं अशुद्ध लंबे। कितने भयानक लोग है ये, हैं? अशुद्ध लंबे। चलो देखते हैं अभी, भरत जी आपका उत्तर चेक करते हैं अभी। हाँ, सभी लोग भी कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है मास्टर भी जो है सभी के साथ जाएगा। सभी लोग भी कह रहे हैं, मास्टर भी चले गए बी की तरफ। ए भाई, आपको खुद को मालूम है यार, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, शुद्ध लंबों और शुद्ध बोनों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। F1PD में सभी पादप कैसे आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे कैसे आएंगे? अशुद्ध या संकरित लंबे। इनको भाइयों अशुद्ध लंबों को ध्यान रखना, संकरित लंबे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकरित लंबे, हाइब्रिड टॉल हैं। हाँ, तो आंसर क्या हो गए? सारे अशुद्ध लंबे। चलो मास्टर जी आगे बढ़ो। मानव निर्मित पर बहुगुणिता धान्य फसल है। रेफनोब्रेसिका, टिट्रिकेल, पोमेटो, सुनेरा चावल। द मेन मेड ओलोपॉलिप्लॉइडी हाँ रियल क्रॉप इज रेफनोब्रेसिका, टिट्रिकेल, पोमेटो और सुनेरा चावल। सुनेरा चावल मतलब गोल्डन चावल। भाइयों इसका उत्तर दो, मजा आ जाएगा। भाइयों मैं उदाहरण आपको हिंट दूं, मैं आपको मालूम होगा इस घटना को अंजाम देने के लिए हमें कॉल्चिकम ऑटमनेल घनकन पादप से हम लोगों को कॉल्चिसिन लेना पड़ेगा, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे? पर बहुगुणिता उत्पन्न करेंगे। हाँ कमलेश जी,
मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं लालो, मैं बता देता हूं। अरे भाई याद करो, गेहूं ली हमने, राई ली हमने। गेहूं कैसा होता है भाई? 4n होता है। और ये राई क्या होती है? 2n होती है। क्या होती है? 2n। पहले इसमें मियोसिस होगा तो इससे ए बनेगा और इससे बनेगा बी। फिर इनका तुम क्रॉस कराओगे तो बनेगा ए बी बनेगा। है तो ये क्या बन गया? 3n बन गया भाइयों। अब मुझे बताओ, इसमें जब मियोसिस होगा तो 3n का आधा कितना? 1.5n। ये ला लो, कभी ऐसा गुणसूत्रों में कभी ऐसा नहीं होता आधा लक्षण इधर गया ना आधा लक्षण इधर गया, जाएगा तो एक पूरा जाएगा। ठीक है, तो भाइयों यहाँ हम क्या करेंगे? इस पादप में क्या करेंगे? मिलाएंगे कॉलचिसिन। क्या मिलाएंगे? कॉलचिसिन। और कॉलचिसिन इस पादप को 3n से कर देगा 6n कर देगा। और अब 6n का क्या हो सकता है भाइयों? वापस आधा हो सकता है। मतलब अब इसमें यदि मियोसिस होगा तो 3n मामला बन जाएगा। और भाइयों गेहूं को कहते हैं टिट्रिकम, राई को कहते हैं हाँ सिकेल। गेहूं को कहते हैं टिट्रिकम, राई को कहते हैं सिकेल। और इन दोनों से बना टिट्रिकेल। अरे गेहूं का लिया टिट्री, राई का लिया केल, सिकेल में से केल उठाया और बन गया टिट्रिकेल। नहीं समझ में आया? अरे गेहूं को कहते हैं टिट्रिकम है, टिट्रिकम। और राई को कहते हैं सिकेल। गेहूं में से टिट्री को उठाओ, राई में से केल को उठाओ तो बन गया टिट्रिकेल। है क्या बन गया? टिट्रिकेल। 6n होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता? 6n। और इस घटना को अंजाम देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी भाइयों? इस घटना को अंजाम देने के लिए हम लोगों को कॉलचिसिन की आवश्यकता पड़ी थी। अगला प्रश्न देखो, बीटी कॉटन किसके जीनों का वहन करती है? बेसिलस सबटिलियस, बेसिलस थुरिंजियस, बेसिलस थायोक्सिडेट और एसिटोबैक्टर। Whose gene does BT cotton carry? Bacillus subtilis, Bacillus thuringius, Bacillus thioxide और एसिडोबैक्टर। भाइयों आप लोगों को खुद को मालूम है बीटी कॉटन में बीटी का संबंध किससे है रे? किससे है कमल जी? बीटी कॉटन में बीटी का संबंध किससे है लालो? आप लोगों को मालूम होगा बीटी कॉटन में बीटी का संबंध किससे है? बेसिलस थुरेंजियस से। इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्राइजीन, जो क्या करती है? क्राई प्रोटीन का निर्माण करती है। इस क्राई प्रोटीन को फिर हम लोग कॉटन के पादप में डालकर बॉलवर्म नामक कीड़े के प्रति कॉटन को बना देते हैं क्या? प्रतिरोधक। क्या बना देते हैं? प्रतिरोधक। ठीक है, तो भाइयों ध्यान रखना, बीटी कॉटन में जो है बीटी का मतलब है बेसिलस थुरेंजियस। इस बेसिलस थुरेंजियस में क्या मिलती है? क्राइजीन। वो आगे क्या बनाएगी? क्राई प्रोटीन। तो उस क्राइजीन को हमने बाहर निकाला, किसमें डाला? कॉटन में डाला। अब इस कॉटन पर यदि बॉलवर्म नाम का कीड़ा आ गया तो ये बीटी कॉटन में से क्राइजीन क्राई प्रोटीन का निर्माण करेगी और बॉलवर्म के शरीर में जाएगी आमाशय में, और आमाशय में जाकर उसमें छेद कर देगी, मतलब पेट को फोड़ देगी। और मुझे बताओ यदि किसी का पेट फूट गया तो भोजन पूरा पूरा भूल जाएगा, भोजन पूरा पूरा नीचे गिर जाएगा तो बेचारा जीव मर जाएगा। तो हमने क्या कर दिया है? बॉलवर्म के प्रति कॉटन को बना दिया प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न देखो, सोमा क्लोन प्राप्त होते हैं किरणन द्वारा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, उत्तक संवर्धन द्वारा, पादप प्रजनन द्वारा। सोमा क्लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग। बताओ भाई। हाँ हाँ विजय जी, जय हिंद। सुभा जी जय हिंद। कल्पना जी कह रहे हैं बेटी हो गई। ओके, बेटी तो हो गया है दीपक जी। भाइयों सोमा क्लोन का मतलब क्या बताओ भाई? भाइयों आप लोगों को मालूंगा, मैंने आपको पढ़ाया प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ाया था। मैंने कहा हम पादप का कोई भाग लेते हैं, जड़ ले लो, तना ले लो, पत्ती ले लो, कोई विभेदक उत्तक ले लो और उसको तुम बाहर रखो। बाहर कहाँ रखो? एसेप्टिक वातावरण और पोष माध्यम में, मतलब अच्छे वातावरण में और पोषक तत्वों युक्त माध्यम में रखो तो वह एक्स प्लांट होगा, वो एक नया पादप बना देगा और उस पादप को कहेंगे पादप उत्तक संवर्धन। तो सुनो, तो मैं क्या कर सकता हूं भाइयों? हाँ, एक ही पादप के 15-20 जड़ों के टुकड़े ले लिए और फिर उन सबको मैंने क्या किया? पोष माध्यम दिया और एसेप्टिक वातावरण दिया और उससे मैंने 15-20 पादप प्राप्त किए। भाइयों ये सभी पादप जो है एक ही कर्तोतक से आया, मतलब एक ही पादप की जड़ों से हमने बनाया। इसका मतलब ये सभी पादप आनुवांशिक रूप से क्या होंगे? समान। और आनुवांशिक रूप से समान पादपों को क्या कहते हैं? सोमा क्लोन।
भाइयों सोमा क्लोन का मतलब क्या है? पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों को हम कहते हैं सोमा क्लोन। और सोमा क्लोन हम कैसे प्राप्त करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा। तो आंसर क्या होगा? प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभ्यांतरिक से संबंधित है? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड। Which of the following organelles is related to genetic engineering? Golgi apparatus, lysosome, mitochondria and plasmid। भाइयों याद करो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियर लोग क्या करते हैं? छेड़छाड़ी करते हैं। किसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं? डीएनए के साथ। तो आपको मालूम होगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग में हमें क्या चाहिए? क्लोनिंग वाहक चाहिए। तो हम क्या करते हैं? जो जीवाणु होता कि नहीं होता भाइयों? जीवाणु में 2 डीएनए होता है। एक तो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए होता है, इसके अलावा उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। इसमें मिलते हैं ओराई स्थल। तो वैज्ञानिक लोग इसको बाहर निकालते हैं, इसके स्थान पर अपने टारगेट डीएनए को जोड़ते हैं और इसको परपोषिका कोशिका में भेज देते हैं। तो ये जीवाणु के अंदर जो हम बाहर निकाल रहे हैं भाइयों, इसी को तो हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए को हम लोगों ने कहां से प्राप्त किया? जीवाणु से। इसका यूज कहां होता है? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। तो आंसर प्लाज्मिड। अगला देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का संबंध है सी डार्विन से, स्टैनले कोहेने से और हर्बर्ट बोयर से, दोनों बी और सी से। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू सी डार्विन, स्टैनले कोहेने, हर्बर्ट बोयर एंड बोथ बी एंड सी। भाइयों डीएनए पुनर्योजक तकनीक जो है भाइयों, इसमें स्टैनले कोहेने भी आते हैं और हर्बर्ट बोयर भी आते हैं। स्टैनले व बोयर दोनों ने मिलकर डीएनए रिकॉम्बिनेशन तकनीक की खोज की, ध्यान होता आप लोगों को। तो आंसर होगा डी। अगला देखो, पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन। द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन। भाइयों आपको मालूम होगा मानव के जीवन में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो भाइयों एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलाइटस। और इसकी डायबिटीज हो गई तो व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। बाहर से कहां से लाए? तो प्रारंभ में तो हमने गाय भैंसों की आंतों से इंसुलिन निकाला, लेकिन वर्तमान में इंसुलिन के रोगी ज्यादा और गाय भैंसों की संख्या कम। और यदि सारा गाय भैंस इंसुलिन निकाल लेंगे तो भाई बंधु उनको मधुमेह हो जाएगा। तो फिर हमने प्रयोगशाला में क्या बनाया? इंसुलिन। किसने बनाया रे और कब बनाया रे? 1983 के अंदर अमेरिका की कंपनी है भाइयों जिसका नाम है एली लिली। कौन सी लिली? एली लिली। इन्होंने ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग किया। ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग कर कर उन्होंने जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले इंसुलिन का निर्माण किया। तो आंसर हो गया भाइयों इंसुलिन। अगला प्रश्न देखो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किस प्रकार के एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं? प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3 और ए और बी दोनों। हाँ भाई देखो भाइयों, पहली बात तो एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? ये एक प्रकार की रेस्टिकेशन एंजाइम है, आप लोगों को मालूम होगा। ऐसी एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटती है उस एंजाइम को हम कहते हैं रेस्टिकेशन एंजाइम। और ये डीएनए को जिन विशिष्ट स्थानों से काटती है उन स्थानों को हम कहते हैं पैलोड्रोमिक एरिया। क्या कहते हैं? पैलोड्रोमिक एरिया कहते हैं। अब सुनो देखो, अब रेस्टिकेशन एंजाइम 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो भाइयों हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी रेस्टिकेशन एंजाइम का यूज करते हैं? टाइप 2 रेस्टिकेशन एंजाइम का यूज किया जाता है। तो भाइयों टाइप 2 है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, टैग पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्विसिटम, थायोबैसिलस फेराकिस्टोन्स और बेसिलस सबटिलिस स्यूडोमोनास पुटिटा। द पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्विसिटम, थायोबैसिलस फेराडिक्सन, बेसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास पुटिटा। भाइयों स्यूडोमोनास पुटिटा तो एक ऑयल ईटर है। क्या भाइयों? ऑयल ईटर मतलब तेल खाने वाला है। ये तो ऑयल का गठन करने वाला है। भाई बंधुओं आप लोगों ने सुना होगा टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है
जिसका यूज कहाँ लेते हैं, पीसीआर मशीन। सुना कभी आप लोगों ने पीसीआर? भाइयों आपने एक मशीन सुनी होगी पीसीआर, जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में बोले पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसकी खोज करने वाले कौन थे, कौन थे, कैरी मुलेसिस। आपको मालूम है इस मशीन के अंदर 70 से लेकर 92 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और भाई बंधुओं इतने तापमान पर तो दुनिया की कोई एंजाइम काम नहीं करती, बस एक एंजाइम काम करती है। एक आर्की बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्विसिटम, उसके अंदर एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जो इतने ताप पर क्या होती है, स्थायी। भाइयों दुनिया में आज तक जितनी भी एंजाइम खोजी है उन एंजाइम में ताप के प्रति सर्वाधिक स्थायी एंजाइम जो है वो कौन सी है, टैक पॉलीमरेज है, जिसे किससे प्राप्त किया गया। देखो टी का मतलब है थर्मस, और देखो इसको ऐसे लिखते हैं TAQ, इंग्लिश पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। टी फॉर थर्मस, AQ का मतलब एक्विसिटम। किससे प्राप्त की है, थर्मस एक्विसिटम नामक जीवाणु से प्राप्त की है। और थर्मस एक्विसिटम नामक जीवाणु एक आर्की बैक्टीरिया है, मतलब आदर बैक्टीरिया जो अधिक तापमान पर रहने की क्षमता रखता है। ये आंसर। अगला देखो, उत्तक संवर्धन की खोज किसने की, हेरेसिस ने, कैरेल ने, मेंडल ने, खुराना ने। सीधा याद रखना भाइयों, उत्तक संवर्धन की खोज करने वाले हैरिसन थे। कौन थे भाई, हैरिसन थे। पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, स्यूडोमोनास और क्लास्ट्रीडियम। द बैक्टीरिया यूज फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, स्यूडोमोनास और क्लास्ट्रीडियम। सुनो भाई, भाई बंधुओं आप लोगों ने सुना होगा पादपों के अंदर आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्लोनिंग वाहक के रूप में किसका यूज करते हैं। सुनना भाइयों, पादपों के अंदर जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है कि नहीं है, इसमें जो क्लोनिंग वेक्टर होता कि नहीं होता, क्लोनिंग वेक्टर कौन होता बताओ भाइयों। आपको मैंने बताया था जब पादप कोशिका मतलब परपोषी कोशिका के रूप में या होस्ट सेल के रूप में क्या हो, पादप कोशिका हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्लोनिंग वाहक क्या लेते हैं भाइयों, टीआई प्लाज्मिड लेते हैं। कौन लेते हैं भाई, टीआई प्लाज्मिड। हाँ भाई, ये टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया गया है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम है भाइयों, टीआई प्लाज्मिड को हमने एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो भाइयों किसका यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम। अगला देखो, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक परपोषी जीवाणु में डीएनए का एक खंड प्रविष्ट करवाया जाता है। द प्रोसेस बाय विच ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू एक होस्ट बैक्टीरियम। क्लोनिंग, रूपांतरण, पीसीआर, क्लोनर चेन। भाई आपको खुद को मालूम है। भाई इधर देखो, मेरे पास ये डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड को मुझे मान लो इस कोशिका में भेजना है, तो मैं इस कोशिका में भेजने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मैं इस डीएनए को किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ूंगा। ये मेरे मैंने कोई दूसरा डीएनए लिया और इस डीएनए को मैंने क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया। अब इस डीएनए को कहाँ डाल दूंगा, परपोषी कोशिका में डाल दूंगा। तो ये डीएनए आ गया परपोषी कोशिका में। तो भाइयों मैंने क्या क्या है, एक वाहक के साथ जोड़ा है। ये कौन है भाई, जो दूसरा डीएनए ना, ये कौन है, क्लोनिंग वेक्टर है भाई। कौन है, क्लोनिंग वेक्टर है। तो भाइयों सुनना, किसी भी कोशिका में हमें डीएनए भेजने के दो तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष तरीके में तो क्या करते हैं, डीएनए को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका भेजते हैं। और प्रत्यक्ष तरीकों में जीन गन विधि आती है, माइक्रो इंजेक्शन आता है, इलेक्ट्रोपोरेशन आता है, लिपोसोम्स आता है। ये सारी कौन से मेथड है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर होगा भाइयों क्लोनिंग। अगला देखो, प्रतिबंध एंजाइम है रस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए संश्लेषण करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए अणु को यादृच्छिक से काटता है, हाँ रैंडम रूप से, कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, डीएनए अणु को विशिष्ट या स्पेसिफिक स्थानों से काटता है, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक साइट, केंद्र के अंदर डीएनए संश्लेषण को प्रतिबंधित करता है, रजिस्टर डीएनए सिंथेसिस इनसाइड द न्यूक्लियस। भाइयों मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रतिबंध एंजाइम हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिबंध, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रस्टिकेशन एंजाइम। सुना है कभी आप लोगों ने, रस्टिकेशन एंजाइम क्या होता है, ऐसी एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से जो है काटता है, उसे हम कहते हैं रस्टिकेशन एंजाइम। याद होगा 1963 के अंदर 3 व्यक्ति आए, नेथम, आर्बर व स्मिथ ने जीवाणु से इस एंजाइम को क्या किया था, पृथक किया था। कौन आए थे 1963 में, एक आया नेथम, एक आया आर्बर, एक आया स्मिथ। इन तीनों ने मिलकर जीवाणु से रस्टिकेशन एंजाइम को पृथक किया था। जीवाणु के अंदर भाइयों ये पाया जाता है, और जीवाणु के अंदर ये जीवाणु बोझे के संक्रमण को क्या करता है, रोकता है, या जीवाणु को संक्रमित करने वाले विशेष प्रकार के वायरस होते हैं।
डीएनए को कट करने के लिए काम लेंगे। तो भाइयों क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटती है।